Hello guys, welcome again to Jupiter classes. I hope that you guys are doing well. जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सिलेबस का एक यूनिट ख़त्म कर चुके हैं, इसी वजह से आज मैं आपके लिए MCQs लेकर आया हूं और ये पार्ट 1 है जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। सो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, फ्रूटफुल है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब हमारी अगली वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा गाइज अगर अब तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी डाउनलोड कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हु गेव द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी? हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की, जैसे वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी? गाइस इससे पहले कि मैं आंसर बता दूं, आप भी वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं कि या कोशिश कर सकते हैं आंसर देने की। तो इसका आंसर रहेगा लियोनल रॉबिन्स। इकोनॉमिक्स की स्केर्सिटी डेफिनेशन लियोनल रॉबिन्स ने दी थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी? मिल्टन फ्रेडमैन ने, पॉल सिमुल्सन ने, जॉन मेनोर्ड कीन्स ने या फिर एडम स्मिथ ने? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो गाइज इस किताब को इकोनॉमिक लिटरेचर में काफ़ी अहमियत हासिल है, ठीक है, इसकी काफ़ी मकबूलियत है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज माइक्रो मीन्स। ये जो लफ्ज़ माइक्रो है इसका क्या मतलब है? स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट या नन ऑफ दीज? गाइज अगर आपने मेरा दूसरा लेक्चर देखा है या दूसरी वीडियो देखी है तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब देने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो गाइज वर्ड माइक्रो का मतलब है स्मॉल, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ये माइक्रो वर्ड लातीनी ज़बान के लफ्ज़ माइक्रोज से निकला। लातीनी मीन्स लैटिन, जिसके मानी है स्मॉल। और जब हम माइक्रो और इकोनॉमिक्स को जोड़ करके एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं वो बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स की एक अहम ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं इकोनॉमी में, वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी ये जो वर्ड मैक्रो है ये किस ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है? पहला ऑप्शन हमारे पास लैटिन वर्ड, ग्रीक, दूसरा, तीसरा फ्रेंच वर्ड या नन ऑफ द अबो? तो गाइज ये निकला है लातीनी ज़बान के वर्ड मैक्रोज से, जिसके मानी है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं या एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स या यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स या फिर उन इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो इकोनॉमी को एज अ होल अफेक्ट करते हैं, एज अ होल इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किस बारे में डील करती है? ऑप्शन रहेगा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स या नन ऑफ दीज? तो गाइज इसका आंसर रहेगा ए, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जैसे मैं पहले ऊपर बता चुका आपको कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक, हम बढ़ते हैं भाई छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठे क्वेश्चन का, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर,
थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग या ऑल ऑफ द अबव। स्कोप मीन्स किसी एरिया का किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर, यानी हम एक सब्जेक्ट में, एक डिसिप्लिन में क्या पढ़ते हैं, या एक सब्जेक्ट जो है वो किस बारे में डील करता है, किस किस बारे में डील करता है, उसको क्या कहा जाता है, स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं भाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड वगैरह आ जाता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है, किस तरीके से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिटरमाइन होती है, एक प्रोड्यूसर कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक कंज्यूमर किस तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाएगा कम से कम रिसोर्सेज से, ये सब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर रहेगा गाइस छठे क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव यानी डी। अब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो। पहला ऑप्शन है हमारे पास जॉन मेनार्ड कीन्स, दूसरा रॉबर्ट फ्रिस्ट, अमार्त्य सेन एंड नन ऑफ दीज। तो गाइस माइक्रो एंड मैक्रो ये जो वर्ड्स हैं ये सबसे पहले रॉबर्ट फ्रिस्ट ने 1933 में सबसे पहले इस्तेमाल किए थे। 1933 में, यानी इकोनॉमिक लिटरेचर में इन टर्म्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, रॉबर्ट फ्रिस्ट ने। कब किया, 1933 में। ठीक है गाइस, ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। गाइस इकोनॉमीज 3 तरह की होती हैं, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी, दूसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है पहले इसको जानते हैं। हमारे पास ऑप्शन हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, फ्रीडम टू प्रोड्यूसर टू डिसाइड व्हाट हाउ और फॉर whom to produce, or dependency of producers on an appointed authority regarding economic activities, or D, none of these। तो इसका आंसर क्या है गाइस, बी, यानी मार्केट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें प्रोड्यूसर को ये आज़ादी होती है कि वो भाई खुद से डिसाइड करे कि उसे क्या पैदा करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से उसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो उसका मसला है। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपको और 2 इकोनॉमीज़ के नाम बताए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है गाइज, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं हम जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो कुछ भी रेगुलेशंस या जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या फिर जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो एक अपॉइंटेड अथॉरिटी से आता है, एक ऐसी अथॉरिटी जिसको उस इकोनॉमी की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, वो इसलिए अपॉइंट करती है क्योंकि अब क्या है गाइज, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा तरजीह प्रॉफिट को दी जाती है, क्योंकि भाई क्योंकि लोग क्या हैं अपने प्रॉफिट को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो अब अगर लोगों को ये फ्रीडम है कि भाई तुम जो मर्जी चाहो वो प्रोड्यूस करो, तो वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जो उनके लिए मुफीद होगी। लेकिन इसके बरक्स जब हम इसके बरक्स जब हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है जिनको एक गरीब से गरीब आदमी भी परचेज कर सके, एक गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सके। तो जाहिर सी बात है कि इसमें यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर या फिर सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ठीक है, ना कि प्रॉफिट को। अब आती है बात मिक्स्ड इकोनॉमी के। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें थोड़े से असरात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी के हों और थोड़े से असरात सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के हों। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यहाँ पर दोनों के दोनों यानी पब्लिक इंटरप्राइज और प्राइवेट इंटरप्राइज दोनों एक साथ चलते हैं। जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज वाले हैं वो प्रॉफिट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और जो पब्लिक इंटरप्राइज यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसको ज़्यादा तरजीह देती है, सोशल वेलफेयर को या फिर सोशल जस्टिस या सोशल इक्वालिटी को। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। ओहो, अब हम बढ़ते हैं भाई अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मुझे लगता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऊपर दे चुका। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है भाई? मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस, कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा बी, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑपरेट कर रहे हों। तो ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। गाइस, इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हु डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। भाई, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, कंज्यूमर डिसाइड करता है, या फिर एक अपॉइंटेड अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है? तो जाहिर सी बात है भाई, इसका आंसर रहेगा सी। क्योंकि क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करने हैं प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, यानी क्या गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। ये अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो गाइस, हु गेव द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन 1 इज ग्रिगोरी मैनक्यू, जॉन मेनॉर्ड कीन्स, मिल्टन फ्रेडमन, या जॉन रॉबिन्सन। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ग्रिगोरी मैनक्यू। ये एक अमेरिकन मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 10 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया था। सो गाइस, अगर आपको 10 प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पता है तो मेरा चौथा लेक्चर आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल के साथ इनको एक्सप्लेन किया हुआ है उस लेक्चर में। ठीक है, तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और alternative cost means return on option not chosen, return on option chosen, return on best option not chosen, or none of the above। ये जो अपॉर्चुनिटी कास्ट वाला कंसेप्ट है, ये भी मैंने अपने चौथे लेक्चर में बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो क्या होता है गाइज, उधर मैंने एग्जांपल ली है कॉलेज की। जो बंदा कॉलेज जाता है, ठीक है, और सारा का सारा टाइम जो है कॉलेज स्टडीज़ को ही देता है। अब सोचो, अगर वो बंदा कॉलेज नहीं जाता, कॉलेज के बजाय काम पर जाता, तो उसको क्या मिलता? पैसे मिलते ना। तो कॉलेज जाने की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है उस बंदे के लिए? वो पैसा जो वो कमा सकता था अगर वो कॉलेज नहीं जाता। समझ आ रही है आपको? तो लेकिन लेकिन एक बंदा अगर कॉलेज जा रहा है, जाहिर ज़रूरी नहीं है कि वो कॉलेज नहीं जाता तो वो काम पर ही जाता। अरे भाई, वो क्रिकेट भी खेल सकता था, वो वॉलीबॉल खेल सकता था, वो फुटबॉल खेल सकता था, वो कहीं घूमने जा सकता था, वो बेकार बैठ सकता था, कुछ भी कर सकता था। उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी कास्ट हम उस ऑप्शन या फिर उस अल्टरनेटिव को कहते हैं जिस पे बेस्ट रिटर्न की वो आस रहती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुनाफा या फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उस आदमी के लिए क्या रहता है? मिसाल, उस लड़के के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जाहिर सी बात है भाई काम पे जाना ही रहता है, क्योंकि बेकार बैठने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्रिकेट खेलने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, घूमने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, काम पे जाएगा तो कुछ पैसे हाथ आएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो उस बंदे के लिए, उस कॉलेज जाने वाले बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? वो पैसा जो वो कमा सकता था अगर वो कॉलेज नहीं जाता। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट व्हाट यू हैव फॉरगॉन, जो आपने खो दिया। ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। इसका आंसर है भाई, आंसर सी, रिटर्न ऑन बेस्ट ऑप्शन नॉट चूजन। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? ऑप्शन, जॉन मेनार्ड कीन्स, पॉल सैमुअल्सन, अल्फ्रेड मार्शल, या एडम स्मिथ। कौन है भाई? इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ। भाई, इनके बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है इकोनॉमिक्स में। इन्होंने बुक भी लिखी है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, वेल्थ ऑफ नेशन। काफ़ी अहमियत रखती है इकोनॉमिक लिटरेचर में ये बुक। तो ये था हमारा 13वां क्वेश्चन।
अब हम बढ़ते हैं भाई अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है भाई? ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जॉन मेनॉर्ड कीन्स या पॉल सैमुअल्सन। कौन है इसका फादर? है भाई जॉन मेनॉर्ड कीन्स। गाइस 1930 में या फिर 1930s में क्या हुआ था? द ग्रेट डिप्रेशन अकर हुआ था, जिसकी वजह से जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सॉल्यूशंस दिए थे इकोनॉमी के रिलेटेड वो फेल हो गए थे। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लो इनकम, ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे उस दौर में। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए थे वो उस वक़्त काम ही नहीं कर रहे थे। तो उस वक़्त फिर मंजर आम पर आए जॉन मेनार्ड कीन। उन्होंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए, जिस वजह से वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहलाए। अब है हमारा 15वां क्वेश्चन। गाइस हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? ऑप्शन है पॉल सैमुअल्सन, जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ या जॉन मिल्टन। कौन है भाई? इसका आंसर है भाई इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉल सैमुअल्सन। गाइस पॉल सैमुअल्सन अमेरिका के पहले इकोनॉमिस्ट थे जिनको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ मिला था 1970 ईस्वी में, ठीक है। तो अब ये इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाइस जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी उसमें काफ़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, लिमिटेशंस थी। तो इन लिमिटेशंस को आगे चल के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दूर किया, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन सबसे बेहतर या फिर सबसे उम्दा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिस इकोनॉमिस्ट का रहा है वो पॉल सैमुअल्सन है, जिसकी वजह से वो अब बाद में चल के फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहलाए। तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक। गाइज़ मेरे साथ जुड़ने के लिए काफ़ी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज़ जल्द से जल्द हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को